बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हम अपने टॉपिक बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि इंसानों ने बायोलॉजी के लिए क्या कुछ किया और इन रिटर्न उसका इंसानों को ही क्या फायदा हासिल हुआ। आज हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को देखेंगे। आज हम क्लोनिंग को समझेंगे। आज बच्चे हम बायो पेस्टिसाइड्स को देखेंगे और साथ ही साथ एक थोड़ी सी नजर बायोलॉजिकल मेथड पे भी डालेंगे। तो बच्चे टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द साइंस ऑफ बायोलॉजी has been helping mankind in many ways in increasing food production, in combating diseases, and in protection and conserving environment. वो कहता है अगर आप बायोलॉजी पे गौर करें तो बायोलॉजी ने इंसान को बहुत मदद की है कुछ कामों में, जैसे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, डिफरेंट डिजीजेस का मुकाबला करने में, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में। मैं बच्चे रिपीट कर रहा हूं, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने में बायोलॉजी ने इंसानों की मदद की, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट में इंसानों की मदद की, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में मदद की इंसानों की, और डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने के लिए जो हमें मदद हासिल वो बायोलॉजी की वजह से है। आगे चलते हैं बच्चे। Biological advances in the field of food and health have resulted in high standard of living. वो हमें कहता है कि जो बायोलॉजी है इसने आपको मदद की अपने फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, बायोलॉजी ने आपको मदद की कि आप डिजीजेस के खिलाफ आसानी से लड़ सकें। बायोलॉजी ने आपको अपनी एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद दी। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो हमारे लाइफ के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं ये हाई होना शुरू हो गए, ऊपर की तरफ चले गए, हम कंफर्ट की तरफ ज्यादा आना शुरू हो गए। कैसे बच्चे? पहले फूड प्रोडक्शन थी कम, अब लोगों को खाना एक्सेस में नहीं मुहैया था, जो मिल गया सबर शुक्र अदा किया, खा लिया। बट टिश्यू कल्चर टेक्निक की वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हमें फायदा क्या पहुंचा कि हमने अपनी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया और इस तरह इंसानों में ऐसा ऐसा नखरा भी आना शुरू हो गया और लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर जाते गए। इसके साथ साथ बच्चे पहले बीमारियों को कम्बैट करने के लिए, डिजीज से लड़ने के लिए हमारे पास ना एफिशिएंट टूल्स, ना एफिशिएंट मेडिसिन, ना एफिशिएंट मेथड मौजूद थे। तो अगर एक वबा फैल गई, एक डिजीज फैल गई, उससे बच्चे जो डेथ रेशियो थी वो बहुत ज्यादा होती थी। तो उसको भी कंट्रोल कैसे हमने किया? अच्छी मेडिसिन आ गई, इफेक्टिव मेडिसिन आ गई, अच्छे टूल्स, अच्छे मेथड आ गए, तो हमने इंसानों की जान को बचाना शुरू कर दिया। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोपेस्टिसाइड्स का मैं तो जिक्र करूंगा। पेस्टिसाइड्स क्या बच्चे? जो हमारी फसलों में मौजूद कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारी फसलों को उन इंसेक्ट से जो नुकसान पहुंचा रहे बचा रहे होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे नाइट्रोजन साइकिल, हमारे कार्बन साइकिल को चला रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में मदद कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चे। प्लांट प्रोडक्शन हैज बीन tremendously increased by improving existing varieties and developing new yield and disease resistant varieties of plants and animals used as food. अब बच्चे वो फूड
और एग्रीकल्चर का जिक्र करते हुए कहता है कि हमने भी ऐसे प्लांट्स डेवलप कर लिए जिनमें डिजीज के खिलाफ भी रेजिस्टेंस ज्यादा है और जिनकी यील्ड प्रोडक्शन ज्यादा है। पर एकड़ यील्ड उन प्लांट्स की ज्यादा है अगर हम पिछले कुछ अर्से में जाकर देखें। और सेकेंडली हमने अपनी मर्जी के उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स इनोकुलेट कर दिए हुए। हमने अपनी मर्जी के जीन्स उन प्लांट्स में उन एनिमल्स में डाल दिए। क्यों? क्योंकि अगर एनिमल है हम उससे ज्यादा दूध लेना चाहते हैं, हम उससे ज्यादा मीट लेना चाहते हैं। और अगर प्लांट है हम उसकी ज्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं जो हमारा एनिमल है, जो हमारा प्लांट है, उसमें डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो कहते हैं सब किसकी मरूने मिलता है? बियोलॉजी की। बियोलॉजी की मदद से ही हमने ऐसे प्लांट्स डेवलप किए जिनकी प्रोडक्शन, जिनकी यील्ड ज्यादा है और इनमें डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। और सिमिलरली हमने ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस किए जिनमें हमारी मर्जी के जीन्स हैं और हम इनमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करके इनसे मिल्क और मीट के प्रोडक्शन ज्यादा ले रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स हैव developed Plants and animal breeders have developed through selective breeding using the principle of genetics new better varieties of wheat, rice, corn, chicken, crow and sheep. Cow and sheep. वो कहता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। अब बच्चे सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमें समझना क्या चीज है। हमने ऑब्जर्व किया कि एक भैंस है जो दिन में 10 लीटर दूध दे रही और एट द सेम टाइम हमारे पास एक और भैंस है जो दिन में 15 लीटर दूध दे रही है। अब हमारी कोशिश तो ये होगी कि हमें मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। उस मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम जो भैंस 15 लीटर दूध दे रही है उसकी रीडिंग ज्यादा करवाएं। और अगर हम किसी और नस्ल की भी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, किसी और वैरायटी की ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो उसमें भी ये खुसूसियात हो, तो उसके लिए बात आगे खत्म होती है जीन्स पे। हमारे जो डिजायर्ड जीन्स हैं हम उस ज्यादा दूध देने वाली भैंस से निकाल लेंगे और उसकी अगली ब्रीडिंग में तो वो खुद ही भी ट्रांसफर कर रही है और हम जो दूसरी वैरायटी में दूध ज्यादा लेने चाह रहे हैं उनमें इनोकुलेट कर देंगे। तो अब हम उस भैंस की जिसने ज्यादा मिल्क दिया था उसकी वैरायटी को लेकर चलना चाह रहे हैं। तो हम एक तो उसके जीन्स दूसरे एनिमल्स में इनोकुलेट कर देंगे, उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सिलेक्टिव कैरेक्टर के साथ। जो आने वाली अगली नस्ल होगी उसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो इस चीज को बच्चे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ऐसी ब्रीडिंग जिसमें हम अपने सिलेक्टिव कैरेक्टर्स लेके चल रहे हैं। हम चाहें कि इस वीट या राइस की प्रोडक्शन ज्यादा हो तो हम उसमें या उसका क्रॉस उस ब्रीड के साथ करवाएंगे जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, जिसमें डिजीज की रेजिस्टेंस ज्यादा है। या फिर हम दूसरी वैरायटी से उसके जीन्स इस पहले वाली वैरायटी में इनोकुलेट कर देंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक भी बिल्कुल सेम दूसरी वैरायटी के जैसे हो जाएंगे जिसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा थी और उसमें डिजीज की रेजिस्टेंस भी ज्यादा थी। पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड बॉयलर्स फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप व्हाइट मीट। अब बच्चे जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें हो क्या रहा है, जो ब्रीडर है वो तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुर्गा या मुर्गी बड़ी हो और ज्यादा से ज्यादा मीट दे। तो इस कंडीशन में हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाएंगे। हम ऐसी ही वैरायटी की ब्रीडिंग करवाएंगे जिसके पास ये डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं कि उसमें मीट भी ज्यादा हो और वो बड़े भी जल्दी होते हो। आगे चलते हैं बच्चे। Genes for the disease resistance and other desirable characteristics are introduced in plants using the technique of genetic engineering.
अब बच्चों कहते हैं हमने जीन ट्रांसफर करना, हम बार बार कह रहे हैं कि उसके अच्छी वैरायटी से जीन को निकाला और जिस वैरायटी को हम इनहांस करना चाह रहे हैं, जिसके जीन को हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उसमें ट्रांसफर कर दो। तो ये होगा कैसे? ये प्रोसेस बच्चों का जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जिसको हम अपने 10th क्लास के सेकंड लास्ट चैप्टर में पढ़ के थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर का जीन है, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट जीन है एक प्लांट में, हमने उस प्लांट से उस जीन को निकाला, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चे चल रही है, उसको आइसोलेट किया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू उस जीन को उस प्लांट से निकाल लिया और दूसरे प्लांट के सीड में शिफ्ट कर देंगे, जिसमें हम ये डिजायरेबल कैरेक्टर चाह रहे हैं, जिसमें हम डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कि उस प्लांट के जीन को मॉडिफाई कर दिया और ऐसे प्लांट को बच्चे कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को हमने मॉडिफाई कर दिया, उसको बच्चे हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का। अगर प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट। ये सारा काम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो रहा है। हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए थे, तो हमने उस डिजायरेबल कैरेक्टर का जो पर्टिकुलर जीन है वो एक वैरायटी से लिया और दूसरी वैरायटी में शिफ्ट कर दिया। होगा क्या कि दूसरी वैरायटी में भी कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे और हमारा जो डिजायरेबल कैरेक्टर हमें हमारी दूसरी वैरायटी में मिल जाएगा। तो ये काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पर इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास दूसरी वैरायटी थी, जिसके कैरेक्टर्स को हमने एनहांस किया, एडवांस किया, उसके हमने जीन को भी तो मॉडिफाई किया है। तो ऐसे मॉडिफाइड जीन वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। आगे हमें ट्रांसजेनिक प्लांट की डेफिनेशन भी बताने जा रहा है। सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए, ऐसे प्लांट्स जिनका डीएनए अपना नहीं, या डीएनए जो कुछ पोर्शन, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स का जो पोर्शन है वो हमने किसी दूसरे प्लांट से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके आए हैं। तो इस मॉडिफाइड जीन को, या ऐसा प्लांट जिसका डीएनए मॉडिफाइड है, जिसके पास फॉरेन बाहर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन है या डीएनए, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। कैन बी प्रोपेगेटेड बाय क्लोनिंग, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग। अब बच्चे सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग क्या है बच्चे? एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बॉडी के किसी और सोमैटिक सेल से उसकी आइडेंटिकल कॉपी बना देना क्लोनिंग कहलाता है। ह्यूमन क्लोनिंग इज बैंड। क्लोनिंग क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बॉडी के किसी और सेल से, स्किन से, हेयर से एक पूरी उसकी आइडेंटिकल कॉपी बना देना, ये होता टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू है, क्लोनिंग कहलाता है। सबसे पहला क्लोन डॉली शीप थी। तो हम सोमैटिक सेल से, जीन तो बच्चे पूरी बॉडी का वही है, डीएनए का एक इंसान का सीक्वेंस सेम है, तो हम उसके डीएनए से, उसके जीन से उसकी बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी खड़ी कर देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्लोन का। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग में जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है वो बच्चे टिश्यू कल्चर टेक्निक, जिसका वो आगे जिक्र करेगा। So cloning, which is production of genetically identical copies of organism by asexual reproduction। इसमें कहीं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसलिए कहा था रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा किसी सोमैटिक सेल से जीन्स लेकर, डीएनए लेकर एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपी खड़ी कर देना। क्यों? क्योंकि जो हमने दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाया वो बिल्कुल सेम, उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स बिल्कुल पहले ऑर्गेनिज्म जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि उसके जीन्स हमने एक्चुअली लिए ही
पहले ऑर्गेनिज्म से, तो आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि डीएनए तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के फंक्शन को, पूरी बॉडी के फंक्शंस को, स्ट्रक्चर को डीएनए कंट्रोल कर रहा है। तो अगर डीएनए सेम है तो ऑब्वियसली दोनों ऑर्गेनिज्म भी आपस में आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक नॉन एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। और जो बच्चे क्लोनिंग का प्रोसेस है, ये प्रोसेस बच्चे एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू होते हैं, जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। हम बॉडी के सेल्स ले लेते हैं या कुछ टिश्यू का पोर्शन, उसको हम स्पेशल एनवायरनमेंट, स्पेशल पीएच, स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिसकी मदद से वो टिश्यू ग्रो करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने सोमैटिक सेल से लिया है, रिप्रोडक्टिव सेल से नहीं लिया। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए बिल्कुल हूबहू एक आइडेंटिकल कॉपी खड़ी कर दी ऑर्गेनिज्म की। सो दिस इज डन बाय स्पेशल टेक्निक्स सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या चीज है। प्लांट pathogenic fungi and insect pest of crops which weaken the plants and reduce the yield of plants have been controlled by chemical fungicides and insecticides। वो हमें कहता है कि जो प्लांट्स को तबाह करने वाले फंगस थे, फंजाई थे, इंसेक्ट्स थे, इनको हम ट्रेडिशनली किन से कंट्रोल कर रहे हैं? पेस्टिसाइड से। बट अब हमने टेक्निक डेवलप की है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही इन पेस्टिसाइड्स का मुझे नुकसान क्या था कि ये पेस्टिसाइड जब पानी लगाएंगे फसल को, कुछ केमिकल्स इन पेस्टिसाइड के सॉइल में भी डिसॉल्व हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएंगे। ग्राउंड वाटर में भी केमिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, उसको खराब कर देंगे। सेकेंडली, ये पेस्टिसाइड जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इनमें से कुछ को प्लांट भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा और जो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट को खाएगा उस तक वो केमिकल्स पहुंच जाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका हल क्या निकाला? बायो मतलब लाइफ, और पेस्टिसाइड इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स या इंसेक्ट किलिंग ऑर्गेनिज्म। तो भी हम बायो पेस्टिसाइड की मदद से इन पेस्टिसाइड्स को किल करने जा रहे हैं। यूज ऑफ दीज केमिकल्स possess toxicity problems of human beings as well as the environment pollution। अब मैंने आपको बताया कि कुछ केमिकल्स ग्राउंड में सोकअप हो जाएंगे और ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएंगे, उसको पोल्यूट कर देंगे। और कुछ केमिकल्स प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए और वो ह्यूमन बॉडी तक भी पहुंच गई और नुकसान पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक है। Moreover, there are chances of insect becoming resistant to effect of these chemicals। और बच्चे एवोल्यूशन बायोलॉजी में शुरू से चलती आ रही है। वो कहते चांसेस ये भी तो हो सकते हैं कि जिन इंसेक्ट्स को हम पेस्टिसाइड से मारना चाह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लें। अब इस केस में अगर वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे, अब तो उन इंसेक्ट्स पे इन पेस्टिसाइड्स का असर नहीं रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करेंगे हम, वो हमें बताने जा रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड्स। अब बच्चे समझने की चीज है यहां बायोलॉजिकल कंट्रोल। व्हाट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल? बच्चे बायोलॉजिकल कंट्रोल का समझने के लिए आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। बच्चे एनी प्रॉब्लम related to living organisms is known as biological problem। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड, जो तरीका, जो रास्ता हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस में आते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन और रिजल्ट्स। तो बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने इन पेस्टिसाइड्स का हल निकाला और बायोपेस्टिसाइड्स बनाए। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल pests are destroyed by using some living organism
that compete with or even eat them up। वो कहता है बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन पेस्टिसाइड्स को किल करने का हमने एक नया तरीका इजाद कर लिया। हम कुछ ऑर्गेनिज्म छोड़ देंगे फसल में, वो ऑर्गेनिज्म या तो इन पेस्टिसाइड्स को टफ कंपटीशन देंगे, कंपटीशन का बच्चे खाना क्या होगा, या तो इनको टफ कंपटीशन देंगे या फिर वो बायो पेस्टिसाइड ऐसे होंगे वो इनको खा जाएंगे, इनको निगल जाएंगे। तो दो तरीके से हम बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, या तो बायो पेस्टिसाइड इनको टफ कंपटीशन देंगे, स्पेशली फूड में जब इनके पास खाना इनको नहीं मिलेगा पेस्टिसाइड्स पेस्ट को, वो खुद ही मर जाएंगे, या फिर जो हमारे बायो पेस्टिसाइड्स है वो इनको इनगल्फ कर देंगे, इनको खा देंगे पेस्ट को। Such an approach is known as integrated disease management। बच्चे देखिए, एक हमारे प्लांट से रिलेटेड बीमारी ही है ना जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो बच्चे वो हमें कहता है, ऐसी अप्रोच को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट से चले, पेस्ट को हमने थ्रू मैनेजमेंट कंट्रोल किया। तो अगर हम एक डिजीज को बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको बच्चे हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। हमने थ्रू मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप देख के, सोच के, समझ के, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, रिजल्ट्स निकाल के एक डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इसको बच्चे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आगे बच्चे में वो जा रहा है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की तरफ। ये ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होना शुरू किया जापान में। ये है क्या बच्चे, हम प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करवा रहे हैं और ऊपर से धड़ाधड़ अर्बन एरियाज को बढ़ाते जा रहे हैं, दरख्तों को काटते जा रहे हैं, क्रॉप्स उगाने के लिए जगह कम करते जा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि प्लांट को किधर ग्रो कराएं। अगर प्लांट को प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रॉपर मिनरल्स मिले, तो प्लांट तो ग्रो करेगा। तो क्यों ना हम प्लांट को पानी में ग्रो करवाना शुरू कर दें, घरों की छतों पे ग्रो करवाना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि जगह तो हम छोड़ नहीं रहे प्लांट्स के उगाने के लिए जमीन पर। तो इस टेक्निक को बच्चे हम कहेंगे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रो बच्चे लफ्ज वाटर से रिलेटेड, जो लफ्ज हाइड्रो बच्चे वाटर से रिलेटेड, पोनिक मतलब आप पाउंड से भी ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का मतलब है कि हम प्लांट्स को उगाने जा रहे हैं एक वाटर इन्वायरमेंट में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जिसमें सॉइल नहीं है। तो आइए बच्चे चलते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की तरफ। सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मीडियम। वो मैं कहता है कि सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है। Hydroponic culture technique is used to test whether a certain nutrient is essential for plant or not। इससे पहले उसने एक सेंटेंस बोला था कि सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मीडियम। सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसमें मिनरल्स भी है, उसमें सॉल्ट्स भी है, सॉइल में वाटर भी है। तो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए यही सारी चीजें चाहिए ना। तो उसने कहा soil is a complex medium, it is almost impossible to conduct experiment on nutrients required on plants by growing them in soil। वो मैं कहता है कि सॉइल में ग्रो करते हुए अगर हम प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करवा रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करना कि प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक टेक्निक इजाद कर ली जिसको हम नाम दिया हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, किस वैरायटी ऑफ प्लांट को नाइट्रोजन ज्यादा रिक्वायर्ड है, किस वैरायटी ऑफ प्लांट को कार्बन ज्यादा रिक्वायर्ड है, कितने न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो ये सब हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के थ्रू देखेंगे। हाइड्रोपोनिक
technique is used to test whether a certain nutrient is essential for plant or not. हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के लिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. In this technique, the plant are grown in aerated water to which nutrient mineral salts have been added. इस सेंटेंस में बच्चा आप मुझे आपको सबसे पहले दो लफ्ज समझाने. एरिएटेड वाटर का क्या मतलब है? तो बच्चों वो कहता है हमने प्लांट्स को हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में सॉइल की जगह किस में ग्रो करवाया? एरिएटेड वाटर. एरिएटेड वाटर बच्चे जिससे हम एयर पास करेंगे, जिसमें हम जब हम पानी में से एयर को पास करेंगे ना तो वो पानी ऑक्सीजन से रिच हो जाएगा. आप देखोगे जो लोग फिशेस पालते हैं घर में, उनका वो एक कंटेनर रखते हैं, उसमें बच्चे एक आपने को पाइप होगा जो मुसलसल ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है. वो वाटर में ऑक्सीजन की मिकदार को रोटेट करके भी रखता है और मेंटेन भी रखता है. तो हमने जो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के लिए प्लांट को ग्रो करवाना है, एरिएटेड वाटर में करवाना है. उस वाटर में हम इस तरह पानी गिरा रहे हैं हवा में, तो इससे उसमें ऑक्सीजन में मिक्स हो जाएगी पानी में, वो एरिएटेड वाटर हो जाएगा. उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी शामिल हो जाएगी और हम उसको कहेंगे एरिएटेड वाटर. तो वो कहता है टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम प्लांट को पहली बात एरिएटेड वाटर में ग्रो करवाना है, दूसरा उसी वाटर में हम न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स और मिनरल्स को ऐड कर देंगे. नेक्स्ट बच्चे चलते हैं. हाइड्रोपोनिक फार्मिंग however is not feasible. Astronaut may use it for growing vegetables. ये क्योंकि हमारे बुक का नॉलेज थोड़ा पुराना है, पर इसके लिहाज से चलेंगे, जबकि अब तक हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक फिजिबल हो चुकी है. तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक हुई क्या बच्चे में, क्या समझ चली कि प्लांट्स को हम सॉइल की बजाय एरिएटेड वाटर में ग्रो करवा रहे हैं, जिसमें हम मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स ऐड कर देंगे. प्लांट को विदाउट सॉइल ग्रो करेंगे, इसका फायदा ये भी है कि हमें पता चलता रहेगा कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से मिनरल प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है. बच्चे यहाँ एक सवाल अराइज होता है कि जो सॉइल है वो, उसमें प्लांट्स की रूट्स हैं और सॉइल एंकरिंग का काम भी कर रही है, प्लांट को मजबूती से पकड़ के भी रखे हुए. तो एरिएटेड वाटर कैसे प्लांट को पकड़ के रखेगा? प्लांट तो गिर जाएगा. सॉइल में तो बच्चे कैपेबिलिटी ना एबिलिटी है कि उसमें प्लांट्स की रूट्स होती हैं और सॉइल उसको एंकरिंग का काम करने की मदद करती है. तो ये जो हमारा एरिएटेड वाटर है, जो हमारा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है बच्चे, इसमें हम डिफरेंट सीड्स को क्रश करके इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स के कवर्स को, मतलब कि जो बायोलॉजिकल चीजें हैं, जो रिमेन हमारे काम का नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट्स की एंकरिंग के लिए, क्योंकि पौधा पानी में तो खड़ा नहीं हो सकता. तो सीड्स को क्रश करके फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के कवर्स, ये ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो इनकी मदद से हम एंकरिंग का काम लेंगे प्लांट्स के लिए. नेक्स्ट बच्चे में वो लेके चल रहा है पास्चराइजेशन की तरफ. पास्चराइजेशन क्या बच्चे? हम अपने जो हमारे मिल्क पैक वाला दूध है, ये पास्चराइजेशन के थ्रू हमने इनको सेव किया हुआ है. पास्चराइजेशन में बच्चे, तो बच्चे पास्चराइजेशन की टेक्निक को इन्वेंट किया था लुईस पास्चर ने. बायोलॉजी में लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका आप बहुत नाम सुनेंगे, जैसे आप न्यूटन का नाम सुनते हैं फिजिक्स में. तो पास्चराइजेशन की टेक्निक है बच्चे, हम कुछ सेकंड्स के लिए हीट देते हैं मिल्क को और अचानक उसको कूल डाउन भी कर देते हैं. इससे होता क्या, जो बैक्टीरिया है मिल्क में वो किल हो जाते हैं और अब हम उस दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ लंबे अरसे के लिए, अदरवाइज वो 1 से 2 दिनों में खराब हो जाएगा.
तो पास्चराइजेशन की टेक्निक हमारी बोटल्स में, कैन्स में जो सील्ड मिल्क है उसमें इस्तेमाल हो रहा है। Different techniques of food preservation have been developed for protecting food from spoilage and for its use and transport over long distances without damaging its quality. कहते हैं इंसान का आज तक एम रहा है कि जो उसका फूड मटेरियल है वो उसको प्रिजर्व करे, उसको ज्यादा से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल के काबिल रखे, उसकी ट्रांसपोर्ट करे एक जगह से दूसरी जगह, और खाने को, उस फूड को कुछ भी फर्क ना पड़े, वो फूड स्पॉइल ना हो। इस ख्वाब को अचीव करने के लिए मदद की पास्चराइजेशन ने। फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए, जब आपने फूड मटेरियल को प्रिजर्व कर दिया तो अब आप उसको लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। तो बच्चों में कहता है वन ऑफ दिस इज पास्चराइजेशन, वो मेथड जो ह्यूमंस ने अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए क्यों प्रिजर्व किया, ताकि उसको एक तो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सके, खाना जल्दी खराब ना हो, और दूसरा उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके विदाउट एनी स्पॉइलेज। खाने को खराब होने से बचाना और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना खराब किए बगैर, इंसान का ये एम था। और अचीव किस तरह किया? पास्चराइजेशन से। Louis Pasteur developed the technique of pasteurization. It is being widely used for preservation of milk and milky products. और वो हमें कहते हैं जो पास्चराइजेशन का मेथड है ये मोस्टली मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम करते हैं क्या पास्चराइजेशन में, 2 to 3 सेकंड्स के लिए अचानक उस दूध को 150 to 160 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं। उससे क्या होता है, अचानक चेंज जब आता है टेम्परेचर में तो बैक्टीरिया उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, बैक्टीरिया की जो वॉल है वो टूट जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और हमारा जो मिल्क है उसको खराब कौन कर रहा था? बैक्टीरिया ही। और फिर उसको अचानक कूल डाउन करेंगे और फिर पैकेट्स में पैक कर देंगे, कंटेनर्स में पैक कर देंगे, और वो दूध प्रिजर्व हो गया। अब हम उसको लंबे अरसे तक के लिए संभाल के रख सकते हैं, उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको सील पैक इसलिए करते हैं कि एयर से वापस उसके अंदर बैक्टीरिया ना आ जाए। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।